नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल स्टडी इजी कोड में। आज हम इन्वायरमेंट के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोडाइवर्सिटी को देखेंगे। ठीक है, अगर हम इन्वायरमेंट के यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो हर साल लगभग 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्टली इसी में से आते हैं, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो प्रीलिम्स होता है ये इसी में होता है। ठीक है, जो हमारा प्रीलिम्स होता है उसी में प्रीलिम्स इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी होता है। इसके बाद आप देखते हो कि उनका मेंस अलग होता है जो फॉरेस्ट सर्विसेज होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्वायरमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रीलिम्स के सक्सेस में। तो आज हम उसके एक चैप्टर बायोडाइवर्सिटी को देखेंगे काफ़ी डिटेल वे में, और कोशिश करेंगे कि हम इसको 40 मिनट में पूरा कवर कर लें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्टली इसका हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली इज बायोडाइवर्सिटी। अगर आप इस वर्ड को देखें तो बायो इट मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स विविधता। ठीक है, मतलब एक लाइफ में जो डाइवर्सिटीज हमें देखने को मिलती हैं दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, आप यहाँ पे डेफिनेशन को देखें तो वेरिएबिलिटी अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्सेस। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना उनमें जो वेरिएबिलिटी जो डाइवर्सिटीज देखने को मिल रही है दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ऑल सोर्सेज मतलब क्या है, जो टेरेस्ट्रियल हो गए, मरीन हो गए, एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गए, उसके बाद इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस हो गए, इसमें जो डाइवर्सिटीज देखने को मिल रही हैं इन सारों में दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इट इंक्लूड्स डाइवर्सिटी विद इन स्पीसीज, स्पीसीज के बीच में जो डाइवर्सिटीज होती है, बिटवीन स्पीसीज होती है। ठीक है, फिर उसके बाद इकोसिस्टम्स, मतलब एक स्पीसीज के बीच में जो डाइवर्सिटीज देखने को मिलती है। फिर उसके बाद स्पीसीज स्पीसीज जैसे एनिमल हो गया, फिर उसके बाद सपोज द लायन हो गया, फिर उसके बाद चीता हो गया। ठीक है, इसमें जो डाइवर्सिटीज बेसिकली देखने को मिलती है दैट इज बिटवीन स्पीसीज। ठीक है, इकोसिस्टम में जो डाइवर्सिटीज देखने को मिलते हैं इसी को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, अगर लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी को देखें तो यह एग्जिस्ट करता है 3 लेवल में, जैसे जेनेटिक हो गया, स्पीसीज हो गया, फिर इकोसिस्टम। ठीक है, ये तीनों में एग्जिस्ट होता है बेसिकली जो बायोडाइवर्सिटी है। जेनेटिक में देखें तो जेनेटिक क्या होता है, एक पर्टिकुलर जो स्पीसीज है उसके जीन में जो डाइवर्सिटीज हमें देखने को मिलती है दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटीज। ठीक है, अब देखो वेरिएशन इन जीन्स विद इन अ पर्टिकुलर स्पीसीज। ठीक है, मतलब जीन्स में जो वेरिएशन देखने को मिल रही है एक पर्टिकुलर स्पीसीज में दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। इट इज टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है एक पर्टिकुलर स्पीसीज के। ठीक है, तो ये हो गया जो जेनेटिक डाइवर्सिटीज। अब इसमें आगे देखते हैं यह क्या करता है, अलाउ स्पीसीज टू अडेप्ट टू चेंजिंग इन्वायरमेंट। मतलब जो जेनेटिक डाइवर्सिटीज है ना यह कहीं ना कहीं अलाउ करता है जो स्पीसीज हैं को जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है, जैसे अभी क्लाइमेट चेंज काफ़ी रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इसको अडेप्ट कर सकें, या फिर कुछ ऐसे ऐसे चेंजेस जो इन्वायरमेंट में आ रहे हैं उसको अडेप्ट कर सकें। ठीक है, तो यह बेसिकली जेनेटिक डाइवर्सिटीज़ का हो गया। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, बहुत सारे ऐसे आपने बटरफ्लाइज देखे होंगे, कई टाइप्स के बटरफ्लाइज होते हैं, वह एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है एक जेनेटिक डाइवर्सिटीज़ का। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होगा, इसमें क्या है देखो, इट रिफर्स टू वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जीव जंतु हैं, उनमें जो वैरायटी जो करता है, उनमें जो विविधता देखने को मिलती है दैट इज कॉल्ड स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक है, और ये क्या होते हैं, स्पीसीज डिफर फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से डिफर होते हैं और इंटरब्रीड नहीं करते हैं इन नेचर में। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ वन स्पीसीज पॉपुलेशन ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म अक्रॉस ऑल स्पीसीज इन अ गिवन बायोम। ठीक है, जैसे क्या हो गया, ये आप कोई बायोम है। ठीक है, इसमें बहुत सारे स्पीसीज हैं और एक और स्पीसीज है, एक पर्टिकुलर स्पीसीज है। ठीक है, इसमें जो एक तरह से रेशियो है इसका, और इसमें जो डाइवर्सिटी ये बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज कॉल्ड स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक है, अगर देखें तो जीरो वुड बी इनफाइनाइट डाइवर्सिटी, मतलब अगर जीरो है या तो इनफाइनाइट डाइवर्सिटी को शो करेगा, और वन रिप्रेजेंट ओनली वन स्पीसीज प्रेजेंट। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखे रहना। ठीक है, अब हमारा आता है इकोसिस्टम और कम्युनिटी डाइवर्सिटी। इसमें देखो इट रिफर्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटाट्स, जो डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटाट्स जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसके उसमें जो डिफरेंसेज है उसको शो करता है। ठीक है, ए हैबिटाट इज क्यूमुलेटिव फैक्टर ऑफ क्लाइमेट, वेजिटेशन, जियोग्राफी ऑफ द रीजन। ठीक है, मतलब क्या है, एक जो हैबिटाट होता है ना जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, वह एक जो उसमें क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, जियोग्राफी है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें। ठीक है, अगर हमें जो चेंजेस इन क्लाइमेटिक कंडीशन में वहाँ पे देखने को मिलता है तो चेंज इन वेजिटेशन विल बी ऑल्सो अकर।
ठीक है, जो वहाँ पे वेजिटेशंस है वहाँ पे भी उसमें भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसी वजह से क्या होता है, जो वैरायटी या फिर आप बोल सकते हैं डाइवर्सिटीज है स्पीसीज का इन इकोसिस्टम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर ऑफ इकोसिस्टम्स। मतलब जो नेचर है इकोसिस्टम का उससे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है जो वैरायटी या डाइवर्सिटी होता है स्पीसीज का इकोसिस्टम में। ठीक है, तो हमने देखा लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो टू मेजर कंपोनेंट्स हैं बायोडाइवर्सिटी को मेजर करने के लिए, उसको देखते हैं। ठीक है, देखो स्पीसीज रिचनेस पहला होता है और दूसरा होता है स्पीसीज इवननेस। ठीक है, स्पीसीज रिचनेस क्या होता है, इट इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एक कम्युनिटी। ये जो कम्युनिटी होती है ना उसमें नंबर ऑफ स्पीसीज जो फाउंड होते हैं उसको कहीं ना कहीं मेजर करता है। ठीक है, इसमें भी तीन डाइवर्सिटीज होते हैं। पहला तो होता है अल्फा डाइवर्सिटी। यह क्या करता है, यह डाइवर्सिटी को मेजर करता है विद इन अ पर्टिकुलर एरिया और इकोसिस्टम। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया या फिर इकोसिस्टम आप बोल सकते हैं, वहां पे जो डाइवर्सिटीज है स्पीसीज का उसको कहीं ना कहीं मेजर करता है। यूजुअली अगर देखें तो एक्सप्रेस्ड होता है बाय द नंबर ऑफ स्पीसीज। ठीक है, इन दैट इकोसिस्टम, द नंबर ऑफ स्पीसीज है उस इकोसिस्टम में, उसको कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करता है। ठीक है, इसे हम बेसिकली अल्फा डाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, बीटा डाइवर्सिटी क्या है, यह डाइवर्सिटी को कंपेयर करता है बिटवीन इकोसिस्टम्स। जो इकोसिस्टम होता है ना, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, फिर उसके बाद डेजर्ट इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, उसमें जो डाइवर्सिटीज होता है ना उसको कंपैरिजन करता है, यूजुअली मेजर एज अ चेंजेस इन अमाउंट ऑफ स्पीसीज बिटवीन द इकोसिस्टम। ठीक है, जो स्पीसीज के अमाउंट में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं बिटवीन इकोसिस्टम, उसे हम बीटा डाइवर्सिटी बोलते हैं। अब देखते हैं गामा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी क्या करता है, देखो ये मेजर करता है ओवरऑल डाइवर्सिटी फॉर द डिफरेंट इकोसिस्टम विद इन अ रीजन। ठीक है, एक रीजन के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम्स हैं उसमें जो डाइवर्सिटीज है उसको कहीं ना कहीं ये मेजर करता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया, मतलब क्या है, विद इन पर्टिकुलर एरिया में जो डाइवर्सिटीज देखने को मिल रही है उसको मेजर कर रहा है। ठीक है, ये इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम, जैसे इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम बेसिकली मेजर कर रहा है। ठीक है, यह क्या कर रहा है, यह काफी हॉलिस्टिक वे में इसको कवर कर रहा है, जैसे ओवरऑल डाइवर्सिटी फॉर डिफरेंट इकोसिस्टम विद इन द रीजन। एक रीजन के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम्स हैं उसमें जो डाइवर्सिटीज है उसको कहीं ना कहीं गामा डाइवर्सिटी मेजर करता है। ठीक है, तो ये हमारा जो स्पीसीज रिचनेस में तीन बेसिकली फैक्टर्स थे उसको हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, अब स्पीसीज इवननेस में देखते हैं। यह क्या करता है, मेजर करता है प्रोपोर्शन ऑफ स्पीसीज एट ए गिवन साइट। ठीक है, एक एक साइट पे जो नंबर ऑफ स्पीसीज है उसको कहीं ना कहीं मेजर करता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, लो इवननेस इंडिकेट्स दैट फ्यू स्पीसीज डोमिनेट द साइट। ठीक है, मतलब अगर लो इवननेस है तो कुछ स्पीसीज जैसे कुछ भी ले लो, आप लायन ले लो सपोज दैट, वह उस पर्टिकुलर रीजन को डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इवननेस का मतलब ये हो गया स्पीसीज इवननेस का। ठीक है, अब देखते हैं जो सर्विसेज बेसिकली प्रोवाइड कराया जाता है बायोडाइवर्सिटी के द्वारा। इकोसिस्टम सर्विस, प्रोटेक्शन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, सॉइल फॉर्मेशन एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, न्यूट्रिएंट स्टोरेज एंड रिसाइकलिंग, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराया जाता है। फिर उसके बाद पॉल्यूशन ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्प्शन, जो पॉल्यूशन का ब्रेक डाउन होता है उसको एब्जॉर्ब जो करता है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराया जाता है। फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू क्लाइमेट स्टेबिलिटी, या क्लाइमेट स्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं स्टेबल करता है। मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को मेंटेन करता है। फिर उसके बाद रिकवरी फ्रॉम अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स, जो अनप्रिडिक्टेबल जैसे सुनामी उनामी आ गया, कोई अदर इवेंट्स आ गए जिसकी वजह से काफ़ी लॉस हो गया, जैसे फायर हो गया। ठीक है, फायर हो गया, फायर से पूरे जंगल जंगल जल गए। तो ये सारे जो अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स होते हैं ना उससे रिकवरी कराता है इकोसिस्टम, जो सर्विस प्रोवाइड कराया जाता है बायोडाइवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद बायोलॉजिकल सर्विस क्या होता है, फूड प्रोवाइड कराएगा, मेडिकल रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स वगैरह प्रोवाइड कराता है। ठीक है, आप देखते हो बहुत सारे ऐसे जो ट्रीज के रूट्स वगैरह उससे मेडिसिन वगैरह बनाई जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वुड प्रोडक्ट्स, जो फर्नीचर वगैरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, फिर ऑर्नामेंट प्लांट्स वगैरह होते हैं, जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं हम यूज करते हैं डेकोरेशन वगैरह के लिए। फिर उसके बाद डाइवर्सिटी इन जीन्स में स्पीसीज एंड इकोसिस्टम एक्सेट्रा, मतलब जो डाइवर्सिटीज वगैरह जीन्स स्पीसीज इकोसिस्टम में प्रोवाइड कराता है वो भी है। ठीक है, सोशल सर्विसेज में क्या है, जो डाइवर्सिटीज होती है उससे हम रिसर्च करते हैं, एजुकेशन एजुकेशन और मॉनिटरिंग वगैरह करते रहते हैं। ठीक है, रिक्रिएशन, टूरिज्म, टूरिज्म को भी बढ़ावा देता है, जो बेसिकली बायोडाइवर्सिटीज है। कहीं भी ले लो आप, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ले लो, वहाँ पे देखो डाइवर्सिटी ज़्यादा है, टूरिस्ट ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कल्चर वैल्यू हो गया, कल्चरल वैल्यू हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा सेक्रेट ग्रूम्स वगैरह होते हैं ना, तो वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रूट होता है, जो कल्चरल रूट होता है वह जुड़ा होता है उससे। तो ये सारी जो बेसिकली सर्विसेज हैं वह प्रोवाइड किया जाता है बायोडाइवर्सिटी के द्वारा। ठीक है,
अब मेथड्स को देख लेते हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो दो मेथड्स हैं, पहला एक्स सितु कंजर्वेशन, इन सितु कंजर्वेशन। ठीक है, एक्स सितु में क्या होता है, जो बायोडाइवर्सिटी है ना उसको कंजर्व करना आउटसाइड द एरिया। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया है ना, यहाँ पे कोई भी बायोडाइवर्सिटी रह रही, कोई भी एनिमल रह रहा है सपोज दैट, ठीक है, उसको कंजर्व करना आउटसाइड द बायोडाइवर्सिटी एरिया। ठीक है, उसके उस एरिया के बाहर ले जाके उसको कहीं ना कहीं कंजर्व करना। ठीक है, मतलब जो अगर सपोज दैट आप एक नेशनल पार्क है, इसको ले लो, यहाँ पे कोई स्पीसीज है, पर्टिकुलर स्पीसीज है, ठीक है, तो इसको क्या करना, यहाँ से निकाल के कहीं और ले जाके इसको कहीं ना कहीं कंजर्व करना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्स सितु कंजर्वेशन। अब यहीं पे इन सितु कंजर्वेशन क्या है, कोई भी स्पीसीज है जो उस पर्टिकुलर एरिया में रह रही है वहीं पे उनको कंजर्वेट करना, वहीं पे उनको फूड, प्रॉपर फूड प्रोवाइड कराना, प्रॉपर वाटर प्रोवाइड कराना। ठीक है, सो दैट वह एक्सटिंक्ट ना हो जाए। ठीक है, जैसे हो गया कंजर्विंग द एनिमल एंड प्लांट्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट, जहाँ पे वह नेचुरल हैबिटेट जहाँ पे भी है उनका, जहाँ पे वह रह रहे हैं वहाँ पे कंजर्व करना किसी भी स्पीसीज का, प्लांट स्पीसीज है, एनिमल स्पीसीज है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इन सितु कंजर्वेशन। जो इस्टेब्लिश नेचुरल हैबिटाट्स हैं जैसे नेशनल पार्क हो गया, सेंचुरीज हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, रिजर्व फॉरेस्ट हो गया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो गया, नेचुरल रिजर्व्स हो गया, तो ये सब कहीं ना कहीं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो इन सितु कंजर्वेशन है उसमें। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, एक्स सितु का कोई भी स्पीसीज है जो उसका नेचुरल हैबिटाट है उससे बाहर ले जाके उसको एक तरह से कंजर्व करना, उसको नर्चर करना। ठीक है, फिर उसके बाद इन सितु में क्या है, इन सितु में जो भी स्पीसीज जहाँ पे रह रही है वहीं पे उनको प्रॉपर उनको कंजर्वेशन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराना, वाटर हो गया, अदर वे से जो कंजर्व कर सकते हैं उनको वो प्रोवाइड कराना। ठीक है, आप देख सकते हो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसमें देखो इन सितु कंजर्वेशन, एक्स सितु कंजर्वेशन। इन सितु में क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखे रहना। ठीक है, ऐसे ऑप्शन दे देगा नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी, जैसे अगर पूछा सपोज दैट क्वेश्चन इन सितु कंजर्वेशन में क्या क्या आता है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके साथ साथ आपको जूलॉजिकल पार्क दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, आपको ये सारी चीज़ें याद करना है। तो इन सितु में क्या आता है, नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, सेक्रेड ग्रूम, ये याद रखना, सेक्रेड ग्रूम इन सितु कंजर्वेशन में आता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक्स सितु कंजर्वेशन में क्या है, जियोलॉजिकल पार्क हो गया, बोटेनिकल गार्डन हो गया, जीन बैंक हो गया, क्रायो प्रिजर्वेशन हो गया। ठीक है, ये सब एक्स सितु कंजर्वेशन में आते हैं। बोटेनिकल गार्डन क्या होता है, देखो इट रिफर्स टू साइंटिफिकली प्लांट कलेक्शन ऑफ ट्रीज, लिविंग ट्रीज, सर्फ्स हो गया, हर्ब्स हो गया, क्लाइंबर हो गया, अदर प्लांट्स फॉर वेरियस पार्ट ऑफ द ग्लोब। ठीक है, एक तरह से एक जगह बना देना, जो भी एक तरह से अब जो प्लांट के स्पीसीज है ना, प्लांट के एक तरह स्पीसीज जो हैं वह जो एक्सटिंक्ट के तरफ बढ़ रहे हैं उनको कंजर्व करना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बोटेनिकल गार्डन, एक साइंटिफिकली प्लांट कलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेसिकली इसका। अब जो बायोडाइवर्सिटी है इंडिया में उसको देखते हैं। देखो इंडिया का जब हम बात करते हैं ना, तो इंडिया को रिकॉग्नाइज किया गया है एज ए मेगा डाइवर्स कंट्री। कब मतलब काफ़ी हाई लेवल पे इसमें यहाँ पे डाइवर्सिटीज देखने को मिली है स्पीसीज में। ठीक है, जो कि रिच है बायोडाइवर्सिटी में एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज। ठीक है, इंडिया हैज 25.17% ऑफ इट्स टोटल जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। ठीक है, 24 पॉइंट कुछ था, 23 आई थिंक था। ठीक है, लेकिन जो फॉरेस्ट सर्वे आया था 2023 में उसके अकॉर्डिंग ये डाटा है। ठीक है, पीआईबी से हमने उठाया है, तो रेलिवेंट डाटा है बेसिकली, आप इसको याद रखे रहना, यूपीएससी में पूछ लेता है। ठीक है, अगर देखें तो जो इंडिया का टोटल लैंड एरिया है वर्ल्ड का वह जस्ट 2.4% है, बट इट अकाउंट्स नियरली 7% ऑफ रिकॉर्डेड स्पीसीज इवन वाइल सपोर्टिंग ऑलमोस्ट 18% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, हमें लगभग 7% जो स्पीसीज हैं उनको रिकॉर्ड किया है इंडिया में। हमारा लैंड अगर देखें तो बस 2.4% है, तो काफ़ी ह्यूज है, इसलिए हमें मेगा डाइवर्सिटी बोला गया है ना कंट्री को, इसलिए हमारे इंडिया को मेगा डाइवर्स कंट्री बोला गया है। ठीक है, अगर हम स्पीसीज रिचनेस में देखें तो इंडिया 7th है मैमल्स में। मैमल्स क्या होते हैं, जो बच्चा पैदा करते हैं। ठीक है, अंडे वगैरह नहीं देते हैं, डायरेक्ट बच्चा पैदा करते हैं। ठीक है, लिव। ठीक है, 9th इन बर्ड में और 5th इन रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स जो रेंग के चलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर इन टर्म्स ऑफ इंडिमिज्म ऑफ वर्टेब्रेट्स ग्रुप्स जिनके मतलब बैकबोन्स होते हैं उनकी बात कर रहा है। ठीक है, इंडिया पोजीशन 10th इन बर्ड्स। ठीक है, विथ 69 स्पीसीज, 5th इन रेप्टाइल्स
स्पीसीज, 7th इन एम्फीबियंस विथ 110 स्पीसीज। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, आप इसको देखते रहना, इंपॉर्टेंट है बेसिकली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखो इंडिया रिप्रेजेंट्स 2 रिल्म्स, ठीक है, 5 बायोम्स, 10 बायोजियोग्राफिक जोन, ठीक, फिर उसके बाद 25 बायोजियोग्राफिक प्रोविंस। अब रिल्म्स का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। देखो यह क्या होता है, बायोजियोग्राफिक रिल्म्स आर द लार्ज स्पाइटल रीजन विद इन विच इकोसिस्टम शेयर ब्रॉडली सिमिलर बायोटा। ठीक है, मतलब जो रिल्म्स होते हैं उसमें जो इकोसिस्टम्स होते हैं बेसिकली वह, उनमें जो सिमिलैरिटी होती है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ट्रीज हैं और एनिमल्स हैं, वह सिमिलैरिटी उसमें शो करता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिल्म्स। एग्जाम्पल के तौर पे देखें अगर, तो देखो पहले आर्कटिक रिल्म है। हाँ, इंडिया 2 पार्ट में डिवाइड है, एक पहले आर्कटिक और एक मलायन रिल्म। तो पहले आर्कटिक में जो जितने भी एनिमल जो भी होंगे, स्पीसीज होंगे, वह कहीं ना कहीं सिमिलर होंगे। ठीक है, एक दूसरे से सिमिलैरिटी एक तरह से शो करेंगे, दैट इज कॉल्ड बेसिकली रिल्म। ठीक है, देखें तो रिल्म इज ए कॉन्टिनेंट और सब कॉन्टिनेंट साइड्स एरिया विद यूनिफाइंग फीचर ऑफ जियोग्राफी एंड फाउना फ्लोरा। ठीक है, एक यूनिफाइंग फीचर्स को कहीं ना कहीं शो करता है जियोग्राफी के परस्पेक्टिव से देखें और फ्लोरा फाउना को परस्पेक्टिव से देखें तो। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा रिल्म हो गया। रिल्म क्या है, एक रीजन है जिसके इन्वायरमेंट में जो एनिमल स्पीसीज हैं, जो बहुत सारे एक तरह से बायोटा है। बायोटा क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ट्रीज वगैरह हो गया, ठीक है, एनिमल और ट्रीज, तो उसमें जो है वह सिमिलैरिटी को शो करता है। जैसे हमने देखा इंडियन रीजन इज कंपोज्ड ऑफ 2 रिल्म्स, पहले आर्कटिक रिल्म जो हिमालयन रीजन है ना, तो दिस इज हिमालयन रीजन, ये हमारा पहले आर्कटिक रिल्म्स में आता है। फिर उसके बाद जो रेस्ट पेनिसुलर है वह कहीं ना कहीं मलायन रिल्म्स में आता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अगर पूरे वर्ल्ड में देखें तो 8 टेरेस्ट्रियल बायोजियोग्राफिक रिल्म्स आर टिपिकली रिकॉग्नाइज्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में लगभग 8 टेरेस्ट्रियल बायोजियोग्राफिक रिल्म्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, नियर आर्कटिक हो गया, पहले आर्कटिक हो गया, ठीक है, ओशियानियन हो गया, ठीक है, नियोट्रॉपिकल हो गया, फिर अंटार्कटिक हो गया, ऑस्ट्रालेशियन हो गया, फिर होगा इंडो मलायन। हमारा किस में है, पहले आर्कटिक है और इंडो मलायन है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली जो वर्ल्ड के रिल्म्स हो गए उसको हमने देख लिया। देखते हैं बायोम्स इन इंडिया। बायोम्स क्या होते हैं, मीन्स द मेन ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग इन एरिया ऑफ सर्टेन क्लाइमेटिक पैटर्न। ठीक है, एक सर्टेन क्लाइमेटिक पैटर्न में जो एनिमल या फिर आप बोल सकते हो प्लांट स्पीसीज रह रही हैं, दैट इज कॉल्ड बायोम। यह क्या शो करता है, यह शो करता है द वे इन विच एनिमल्स वेजिटेशन सॉयल इंटरेक्ट्स टुगेदर। ठीक है, जो एनिमल वेजिटेशन है उसके बाद जो सॉइल्स वगैरह कहीं जो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली उसको शो करता है ये बायोम। ठीक, द प्लांट एंड एनिमल्स ऑफ दैट एरिया हैव एडॉप्टेड टू दैट इन्वायरमेंट। जो मतलब जो प्लांट और एनिमल्स उस एरिया में रह रहे हैं वह उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर लिए हैं। ठीक है, अगर हम देखें इंडिया में हम बेसिकली 5 बायोम्स को देखते हैं, जैसे ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट हो गया, ट्रॉपिकल ड्राई एंड डिसीजियस फॉरेस्ट हो गया इंक्लूडिंग मानसून फॉरेस्ट हो गया। ठीक है, वार्म डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट, जैसे वार्म डेजर्ट और सेमी डेजर्ट हो गया, फिर उसके बाद कोनीफोरस फॉरेस्ट हो गया, फिर उसके बाद अल्पाइन मीडो हो गया। ठीक है, तो ये हमारा 5 बायोम्स को जो शो करता है पूरा इंडिया, उसको बेसिकली दर्शाया गया। आप इस मैप को देख सकते हो काफ़ी डिटेल में, ट्रॉपिकल एवर ग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट गया, ये सब जो इंडिया मोस्टली इसी से घिरा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद माउंटेन फॉरेस्ट हो गया, माउंटेन ये वाला हो गया फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव देखो यहाँ पे छोटा सा, ये सुंदरबन मैंग्रोव हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ये। तो ये बेसिकली हमारा जो बायोम्स है इंडिया का उसको हमने देख लिया। ठीक है, बायोजियोग्राफिकल जोन्स क्या हैं, जैसे ट्रांस हिमालय हो गया, दिस इज ट्रांस हिमालय, हिमालयन रीजन हो गया, ये हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद डेजर्ट हो गया, ये 3, फिर 4 सेमी डेजर्ट, 4 4 सेमी डेजर्ट, ये 4 रहेगा, ये 5, ये गलत है। ठीक है, तो सेमी डेजर्ट एरिड हो गया, एरिया हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, वेस्टर्न घाट अपना हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद डेक्कन पेनिनसुला हो गया, डेक्कन पेनिनसुला हो गया, गंगेटिक प्लेन हो गया, देखो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हो गया है अपना, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हो गया। ठीक है, आइलैंड हो गया, आइलैंड वाला ये है, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान एंड निकोबार हो गया। फिर उसके बाद कोस्ट्स हो गए, कोस्ट में ये सारे आते हैं एरियाज। ठीक है, तो हमारा जो बायो जियोग्राफिक जोन है बेसिकली, ठीक है, उसको यह दर्शाता है पूरा इंडिया जो मैप है इसमें पूरा एग्जैक्टली दिया गया है कहाँ है। ठीक है, यह डील करता है विद जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है प्लांट्स एंड एनिमल का, उसको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है, उसको यह उससे यह डील करता है। ठीक है,
जो कि हेल्प करता है प्लानिंग करने में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया। ठीक है, तो ये हमारा बायो जियोग्राफिक जोन्स हो गया। अब हम आते हैं वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी इन इंडिया। इसमें हम देखेंगे वेरियस जो डाइवर्सिटीज़ हैं एनिमल्स की, प्लांट्स की, उसको। ठीक है, तो देखो जो रेंस है ना, वह काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोडाइवर्सिटीज़ में। ठीक है, फिर इसके बाद एलिवेशन जो होता है, लैंड एलिवेशन होता है, एल्टीट्यूड वगैरह, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जो डाइवर्सिटीज़ होती हैं, वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटीज़ होती हैं, उसको कहीं ना कहीं वेरी कराने में। ठीक है, तो पहला हम हिमालयन माउंटेन सिस्टम को देखेंगे। देखो जो वेस्टर्न ये रीजन है, वेस्टर्न वेस्टर्न हिमालय है ना, ठीक है, वेस्टर्न हिमालय, यहाँ पे जो रेनफॉल होता है ना वो काफ़ी लो होता है। यहाँ पे रेनफॉल हमें काफ़ी लो देखने को मिलता है, बट जो स्नोफॉल होता है वह काफ़ी ज़्यादा होता है। और यह टेम्परेट कंडीशन को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, टेम्परेट कंडीशन जैसे अर्थ हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो गया, इक्वेटर हो गया। इसके जो ऊपर वाला एरिया है ना वह टेम्परेट क्लाइमेट में इसके लिए आता है। तो हमारा जो इंडिया है ना, अरे यार बस, कुछ टेम्परेट में आता है, कुछ ट्रॉपिकल में आता है। ठीक है, तो आप इससे तो हिमालयन रीजन है वह टेम्परेट कंडीशन को कहीं ना कहीं शो करता है। तो यहाँ पे रेनफॉल होता है, कम होता है, बट स्नोफॉल ज़्यादा होता है। वहीं अगर हम ईस्टर्न हिमालय की बात करें, ये सारे रीजन को, ठीक है, तो वहाँ पे हमें हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है, बट स्नोफॉल जो होता है ना वह काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे ही होता है, ओनली एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, अगर हम जो लोअर एल्टीट्यूड कंडीशंस है, ये सब चीज़ों, इस सब रीजन को देखें, वह ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है, उसके सिमिलर में है। ठीक है, उसी मतलब ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट होते हैं उसके फीचर्स को शो करता है ये जो एरियाज होते हैं। अब जो हिमालयन फुट हिल्स हैं, ठीक है, हिमालयन फुट हिल्स मतलब इस सब एरियाज में जो है बेसिकली, उसको अगर देखें तो फ्लोरा क्या है, नेचुरल मानसून एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, हाँ, डोमिनेंट स्पीसीज है, साल हो गया, सिल्क कॉटन ट्री हो गया, जाइंट बॉम्बो हो गया। ठीक है, फिर टॉलीग्रास मेडो हो गया, फिर विद सवाना इन तराई, हमें तराई रीजन में सवाना का भी देखने को मिलता है। फिर उसके बाद फौना हो गया, एलिफेंट, सांबर हो गया, स्वैम डियर हो गया, चीतल हो गया, हॉग डियर हो गया, बार्किंग डियर हो गया, वाइल्ड बोर टाइगर हो गया, पैंथर हो गया, हाइना हो गया, ब्लैक बियर हो गया, स्लॉथ बियर हो गया, ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनो हो गया, ठीक है, वाइल्ड बुफेलोज हो गया, गंगेटी घड़ियाल हो गया, गोल्डन लंगूर। तो ये बेसिकली फाउना हो गया जो बेसिकली जो हिमालयन फुट हिल्स है ना वहाँ पे पाए जाते हैं। मैं बोलूँगा कि आप जो इसका IUCN स्टेटस है ना उसको देखो, आप पढ़ रहे हो इसको, इसके साथ साथ आप इसको गूगल भी करते रहो। IUCN स्टेटस को, ठीक है। तो हमने देखा है हिमालयन फुटहिल्स का। ठीक है, अब वेस्टर्न जो हिमालय है बेसिकली हाई एल्टीट्यूड रीजन, जो लद्दाख वगैरह रीजन है ना उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब रीजन की हाई एल्टीट्यूड रीजन है ना, तो उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो फ्लोरा फौना है यहाँ पे लिस्टेड है पूरा, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, इसको पढ़ाने से कोई मतलब है नहीं क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, और यह तभी आपको समझ आएगा जब इसको IUCN स्टेटस से आप इसको मैच करते रहोगे। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं जैसे तिब्बतियन वाइल्ड एस हो गया, ठीक है, कियांग जिसे बोलते हैं, मैं इस सारी जो स्पीसीज है, जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। उसका IUCN स्टेटस सारा कुछ एक वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो यहाँ से आप बस इतना जानो, ये सारी चीज़ें देखते रहो। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके ये सारी चीज़ें देख सकते हो, मैप भी ऐड कर दिया हमने, तो यहाँ से आप इसको समझ सकते हो। ईस्टर्न हिमालय जैसे फ्लोरा क्या है, यहाँ पे फौना क्या है, रेड पांडा हो गया, वो गर्ड्स हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट बैड गर्ड्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे प्रेजेंट है, देख सकते हो आप। और फिर उसके बाद पेनिसुलर इंडियन सब रीजन्स हो गया, जैसे इसे इट हैज़ 2 जोन्स, या 2 जोन्स में बेसिकली इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला है पेनिसुलर इंडिया एंड इट्स एक्सटेंशन इनटू द ड्रेनेज बेसिन ऑफ गंगा रिवर सिस्टम, गंगेज रिवर सिस्टम। ठीक है, और फिर उसके बाद डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान, द थार ऑफ इंडियन डेजर्ट रीजन, इस रीजन की बात कर रहा है, और प्लस इस रीजन की बात कर रहा है। ठीक है, इसको ऐड करके बेसिकली इसमें और इस रीजन में। ठीक है, तो ये पेनिनसुलर सब रीजन्स हो गए। अब यहाँ पे जो फ्लोरा फौना है आप इसको देख सकते हो, इंडिया डेजर्ट में जो फ्लोरा फौना है उसको आप देख सकते हो। ठीक है, इंडिया डेजर्ट, एशियाटिक वाइल्ड एस हो गया, फिर ब्लैक बक हो गया, ठीक है, डेजर्ट कैच हो गया, करकल हो गया, रेड फॉक्स हो गया, रेप्टाइल्स स्नेक हो गया, लिजर्ट हो गया, टोर्टाइज हो गया, वेल रिप्रेजेंट्स। ठीक है, फिर इसके बाद देखो यहाँ पे ग्रेट इंडिया बस्टर्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप गूगल करो, फिर उसके बाद पढ़ो डिटेल वे में। ठीक है,
इसकी बात कर रहे हैं थार डेजर्ट में, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, वेस्टर्न घाट में, और जो ईस्टर्न हमारा नॉर्थ ईस्टर्न और ईस्टर्न बेसिकली जो रीजन है इंडिया का वहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज है उसको आप देख सकते हो, फ्लोरा फोना दोनों को, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की भी बात किया गया है, यहाँ पे देख लो, ये अंडमान है, निकोबार है, तो आप इसको भी यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे फाउना क्या है, फ्लोरा क्या है, आप इसको काफ़ी डिटेल वे में यहाँ पे पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है। फिर उसके बाद मैंग्रोव सॉन्ग जो सुंदरबन है बेसिकली इंडिया और बांग्लादेश का, वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज है वो ये रॉयल बंगाल टाइगर है, फिर उसको आप देख सकते हो, ठीक है। अब हमारा आता है मरीन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अब मरीन ऑर्गेनिज्म को देखेंगे। देखो, इसमें इंक्लूडेड होते हैं दोनों माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स जो होते हैं, जैसे एल्गी हो गया, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन जिसे बोलते हैं, और एनिमल लाइक क्रस्टेशियंस, प्रोटोजोअन्स, जो प्लैंक्टन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। मरीन ऑर्गेनिज्म में माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स जो होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, साथ ही साथ जो एनिमल्स लाइक क्रस्टेशियंस हो गए, प्रोटोजोअन्स हो गए, जो प्लैंक्टन जिसे बेसिकली बोलते हैं वह इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके जो उसमें ऑर्गेनिज्म है मरीन में उसको देख लेते हैं। जैसे पहला हमारा है प्लैंक्टन, ठीक है। यह क्या होता है, यह ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स होता है जो कि बेसिकली फ्लोट होता है ऑन द सरफेस ऑफ द रिवर्स, लेक, सी, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म बेसिकली जैसे रिवर हो गया, ठीक है, इसके जो सरफेस पे फ्लोट होते हैं दैट इज कॉल्ड प्लैंक्टन, ठीक है। यह प्रेजेंट होते हैं ऑल एक्वेटिक इकोसिस्टम विद द एक्सेप्शन ऑफ सम स्विफ्टली फ्लोइंग वाटर्स, ठीक है। कंटेन होता है बोथ माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, प्लांट्स लाइक जो प्लैंक्टन्स एंड फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। अगर इसके रेंज ऑफ मोशन की बात करें तो यह काफ़ी लिमिटेड होता है, मतलब जो प्लैंक्टन्स होते हैं उनका रेंज ऑफ जो मोशन होता है ना वो काफ़ी लिमिटेड होता है, और रेगुलेट किससे होता है, जो करेंट्स होते हैं, ठीक है। करेंट्स इन एक्वेटिक हैबिटाट्स इसेंशियली रेगुलेट्स वेयर दे मूव, मतलब क्या है बेसिकली कि करेंट्स के द्वारा इनका रेगुलेशन जो है ना उसको कहीं ना कहीं रेगुलेट किया जाता है, उन्हें मूवमेंट कराया जाता है, ठीक है। अगर जो प्लैंक्टन का हाई ग्रोथ रेट है उसको देखें तो बेसिकली कहाँ होता है, ट्रॉपिकल सी, पर्टिकुलरली जो नियर बाई एरियाज ऑफ होते हैं मैंग्रोव्स के, ठीक है। मैंग्रोव्स के जो नियर एरियाज होते हैं बेसिकली वहाँ पे जो प्लैंक्टन्स हैं उनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, स्पेशली जो ट्रॉपिकल सी है। इसी एरिया में उनकी प्रोडक्टिविटी भी हाई होती है, और साथ ही साथ जो स्पीसीज की डाइवर्सिटीज है ना वह भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है ट्रॉपिकल सी में, ठीक है। अब हमारा आता है फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। यह क्या है, यह फाउंडेशन है ऑफ एक्वेटिक फूड वेब, द प्राइमरी प्रोड्यूसर, इसे प्राइमरी प्रोड्यूसर बोला जाता है, और एक जो एक्वेटिक फूड वेब है उसका कहीं ना कहीं फाउंडेशन माना जाता है, ठीक है। हम फूड वेब क्या होता है बेसिकली, फूड वेब एंड फूड चेन, इसको काफ़ी डिटेल वे में आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बस अभी तक के लिए आप इतना जानिए कि फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं ना वह फाउंडेशन होते हैं एक्वेटिक फूड वेब के, और इसे हम प्राइमरी प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, ठीक है। अगर इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो दे आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ओशियन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब क्या है, जो मरीन फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है थ्रू आउट द ओशियन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। जब इसकी बात करते हैं, इसका हाइयर कंसंट्रेशन हमें हाई लैटिट्यूड्स में देखने को मिलता है, आप बोल सकते हो 60 डिग्री से 90 डिग्री तक, ठीक है। यहाँ पे इनका जो कंसंट्रेशन है, मतलब इनका जो पॉपुलेशन है काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे सपोज दैट दिस इज अर्थ, ठीक है, टॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, टॉपिक ऑफ इक्वेटर हो गया, टॉपिक ऑफ इक्वेटर हो गया, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप लोगों को 60 डिग्री से यहाँ तक 90 डिग्री, यहाँ पे इनका कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। और यह रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द मोस्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू ओशियन, ठीक है। मतलब एटमॉस्फेयर में जो CO2 परसेंट है सिग्निफिकेंट लेवल पे, उसको ट्रांसफर करते हैं एटमॉस्फेयर से ओशियन में, ठीक है। एटमॉस्फेयर से ओशियन में ट्रांसफर करते हैं। अब हमारा आता है जू प्लैंक्टन, यह क्या होता है, यह स्मॉल एनिमल्स होते हैं दैट लिव्स इन वाटर सच एज लेक्स, पॉन्ड एंड ओशियंस, मतलब स्मॉल एनिमल्स होते हैं जो कि वाटर में बेसिकली रहते हैं, जैसे हो गया लेक्स, पॉन्ड और ओशियन में, ठीक है। दे आर ऑल्सो हेट्रोट्रोपिक, मतलब क्या है, दे ईट अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, मतलब फूड के लिए बेसिकली दे ईट अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक। And they play vital role in food web of food chain, nutrients recycling, transfer of organic matter from the primary producer to secondary consumers like fishes, ठीक। जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है बेसिकली उसको ट्रांसफर करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर के पास, ठीक है।
तो जो प्लंक्टन्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल ये भी प्ले करते हैं। अब सी ग्रासेस क्या होता है, ये स्पेशलाइज्ड एजिनोस्पर्म है, ठीक है, जिसे हम मरीन फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, दैट रिसेंबल ग्रासेस एंड अपीयरेंस, ठीक है। मतलब ग्रासेस मतलब जैसे घास होता है ना, उस तरह के अपीयर होते हैं, ठीक है। और ये एजिनोस्पर्म है, मतलब कि फ्लावर में ही कहीं ना कहीं इनका जो बीज होता है ना, सीड बेसिकली हम बोलते हैं, वो छिपा होता है, ठीक है। दे प्रोड्यूस फ्लावर, हैव स्टेप लाइक ओवल लीव्स एंड रूट सिस्टम, ठीक है। कहाँ ग्रो होते हैं? ग्रो इन सैलो कोस्टल वाटर, जो जैसे क्या है, जैसे जैसे क्या है, जैसे ये हो गया इंडिया, ठीक है। इसका जो कोस्टल एरियाज है बेसिकली वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। विथ सैंडी और मडी बॉटम, रिक्वायर कंपेरेटिवली काम एरियाज, मतलब जो एरिया काम हो, ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, मतलब बेसिकली शांत रहने वाले एरियाज जो, ठीक है। एंड दे आर ओनली ग्रुप ऑफ हायर प्लांट्स अडेप्टेड टू लाइव इन साल्ट वाटर, मतलब एक ऐसा ग्रुप ऑफ हायर प्लांट है बेसिकली जो अडेप्ट कर लिया है जो साल्ट वाटर होता है, ठीक है। मेजर सी ग्रासेस मेडो जो है ना इंडिया में कहाँ कहाँ होता है, देखो साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, मतलब साउथ ईस्ट कोस्ट जो तमिलनाडु को वहाँ पे होता है, साथ ही साथ लगून्स ऑफ फ्यू लक्षद्वीप आइलैंड्स, जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है वहाँ पे होता है। फिर उसके बाद फ्यू ग्रासेस बेंड अराउंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। हमारे मतलब कहाँ है, देखो साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु में हमें देखने को मिलता है लगून्स ऑफ फ्यू जो लक्षद्वीप है ना आइलैंड, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, साथ ही साथ कुछ एरियाज में अंडमान एंड निकोबार के भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब सीवीड क्या होता है, यह माइक्रोस्कोपिक एल्गी है, विच मीन्स दे हैव नो डिफरेंशिएशन ऑफ टू टिश्यूज सच एज रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, ठीक है। कहाँ दिख रहा है, मतलब आपको कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं मिलेगा कि ये रूट है, स्टेम है, लीव्स है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसी का बात कर रहा है। हैव लीव लाइक अपेंडेज, मतलब जैसे लीव्स होते हैं ना उस देखने को मिलता है, ठीक है। कहाँ ग्रो होता है, ग्रो इन सैलो कोस्टल वाटर वेयर साइजेबल सबस्ट्राटा इज अवेलेबल। जो यूजेस हैं सीवीड के उसको देख लेते हैं। देखो ये फर्स्टली एज ए फूड यूज किया जाता है फॉर ह्यूमंस, ठीक है। फिर साथ ही साथ फर्टिलाइजर यूज किया जाता है प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, यूज एज ए ड्रग फॉर ग्वाइटर ट्रीटमेंट, ठीक है। इंटेस्टाइनल एंड जो स्टमक डिसऑर्डर्स होते हैं उसको भी कहीं ना कहीं ट्रीट करने के लिए सीवीड का यूज किया जाता है। प्रोडक्ट्स लाइक अगर अगर आयोडीन विच आर कॉमर्शियल वैल्यू आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीवीड्स, ठीक है। ये आयोडीन्स वगैरह कहीं ना कहीं एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं इससे, और भी इसके बहुत सारे यूज़ हैं। बेसिकली आप इतना ध्यान रखो, इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कि फूड के लिए भी यूज़ होता है, फर्टिलाइजर यूज़ होता है, ड्रग एज ए ड्रग भी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेसिकली जो सीवीड का यूज है वो, ठीक है। अब हम आते हैं प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के, देखते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरिया जो कि हमें कंजर्वेशन एरिया के नाम से भी जानते हैं, इसे क्या होता है, रिफर्स टू एरिया दैट आर डिजिग्नेटेड एंड मैनेज्ड विद द स्पेसिफिक गोल ऑफ प्रोटेक्टिंग इकोसिस्टम, ठीक है। उसके साथ साथ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म बेनिफिट फॉर बोथ वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन कम्युनिटीज, ठीक है। यह बेसिकली एक एरिया होता है जो कि डिजिग्नेटेड और मैनेज किया जाता है विद स्पेसिफिक गोल, मतलब एक स्पेसिफिक गोल होता है कि हमें इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो बेनिफिट्स हैं वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन कम्युनिटीज को उसको प्रोवाइड कराना है लॉन्ग टर्म तक, ठीक है। अगर देखें तो दीज आर प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन द कंजर्वेशन नेचुरल हैबिटाट, ठीक है, मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड साथ ही साथ सेफगार्डिंग थ्रेटेंड एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है। क्या होता है, जो नेचुरल हैबिटाट्स होते हैं, साथ ही साथ जो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है ना उसको मेंटेन करना, सेफगार्ड करना जो थ्रेटेन एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनको, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली जो प्रोटेक्टेड एरिया हो गया उसका कॉन्सेप्ट हो गया। और जो एक ग्रुप ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, कंजर्वेशन एरियाज जो भी आप बोलो, ठीक है, उनका जो ग्रुप होता है बेसिकली उसे हम प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया करेक्टली इज रेफर्ड टू एज द प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अगर हम प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क की बात करें इंडिया के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसमें बात किया गया है एक रोबस्ट प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इस्टेब्लिश करने का, ठीक है। मतलब उसमें कहीं ना कहीं उसके तहत इसे इस्टेब्लिश किया गया है। अगर मेजर कैटेगरीज देखें प्रोटेक्टेड एरिया जो कि प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के अंदर आते हैं, उसमें है नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, कंजर्वेशन रिजर्व हो गया, कम्युनिटी रिजर्व हो गया, सैक्रेड ग्रुप हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद कोस्टल एंड मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज जो होते हैं वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में आते हैं जो इंडिया का है, ठीक है। तो अब एक एक करके सारों को देख लेते हैं।
नेशनल पार्क, ठीक है। किसके अंडर में है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, ठीक है। और इसमें बताया गया है नो ह्यूमन एक्टिविटीज एक्सेप्ट फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड कंट्रोल टूरिज्म आर अलाउड विद इन देयर बाउंड्रीज, ठीक है। कोई ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे ग्रेजिंग हो गया, ठीक है, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसे कलेक्ट करना, ये सारी चीज़ें नेशनल पार्क्स में अलाउड नहीं है, ठीक है। क्या हो सकता है? जो साइंटिफिक रिसर्च होते हैं, कंट्रोल टूरिज्म, जो टूरिज्म वगैरह होता है ना, उसको कहीं ना कहीं अलाउ किया जा सकता है, बट विथ एम्पल अमाउंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन, मतलब काफ़ी ज़्यादा उस पर कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस रहेगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं सच एज माइनिंग हो गया, लॉजिंग हो गया, ग्रेजिंग हो गया, वह स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। मतलब ये सारी चीज़ें हरगिज नहीं हो सकती नेशनल पार्क्स में, ठीक है। देखो, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं ना, वह रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मैनेजिंग नेशनल पार्क्स, बट जो नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड्स और जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, दे मे ऑल्सो बी इन्वॉल्व। मतलब स्टेट गवर्नमेंट तो कहीं ना कहीं इसे मैनेज करेगी, साथ ही साथ जो नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड है और जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, वह भी इन्वॉल्व होंगे नेशनल पार्क को मैनेज करने में, ठीक है, स्पेशली फॉर द स्पीसीज लाइक टाइगर्स। तो हमारा हो गया बेसिकली नेशनल पार्क। आप यहाँ पे नेशनल पार्क का देख सकते हो, किश्तवाड़ हो गया, ग्रेट हिमालय हो गया, कॉर्बेट हो गया, ठीक है, डेजर्ट नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कंचनजंगा हो गया, नामदफा हो गया, काजीरंगा हो गया, सिरोही हो गया, किबुल लमजाओ हो गया। तो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, आप इसमें देखना, आप गूगल करना इस साथ ही साथ, ठीक है। गूगल करोगे आप और भी इसके इंफॉर्मेशन को आप गैदर कर सकते हो वहाँ से। बट अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हो तो कुछ दिन वेट करिए, हम इस पर एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। अब हमारा आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यह भी किसके अंडर में आता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, बट ऑफर समवॉट मोर फ्लेक्सिबिलिटी देन नेशनल पार्क्स, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है बेसिकली। फ्लेक्सिबिलिटी है जो कि नेशनल पार्क में कुछ ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन था। अब क्या है, देखो, अलाउड सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज़, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कहीं ना कहीं इसमें अलाउ किया गया है, जैसे ग्रेजिंग हो गया, नेशनल पार्क में बैन था टोटली, आप ग्रेजिंग कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको आप कलेक्ट कर सकते हो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, बट नेशनल पार्क में नहीं था, ठीक है। बट जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं ना, उसमें जो वाइल्ड लाइफ है वह एडवर्सली अफेक्ट नहीं होने चाहिए। आपको काफ़ी शांति पूर्वक कहीं ना कहीं सब एक्टिविटीज़ को करना होगा, और साथ ही साथ जो इनको भी प्रोटेक्ट करना होगा, ठीक है। जो मैनेजमेंट है सेंचुरीज का, वह किसके अंडर में आता है? स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ सेंचुरी फॉल्स अंडर द jurisdiction ऑफ स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विद सपोर्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सपर्ट। मतलब स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो जो मैनेज करता है सेंचुरीज को, किसके सपोर्ट के साथ? वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन और जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके सपोर्ट के साथ, ठीक है। आप यहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज है रेड कलर में है, आप इसको देख सकते हो यहाँ पे, ये हो गया, तो आप इसको भी देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हमारा आता है बायोस्फीयर रिजर्व, जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल है, जो कि यूनेस्को के अंडर में आता है। 1971 में, नवंबर 1971 में इंट्रोड्यूस किया डेजिग्नेशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व फॉर नेचुरल एरियाज। मतलब जो नेचुरल एरियाज है उसको एज ए बायोस्फीयर रिजर्व को डेजिग्नेशन देना है, डेजिग्नेट करना है, ठीक है। कब किसने किया था? आईसीसी, आईसीसी इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल, ठीक है। किसके अंडर में आता है? यूनेस्को। कब किया गया था? 1971 में, याद रखे रहिएगा। बायोस्फीयर रिजर्व is an international designation by UNESCO for representative part of natural and cultural landscape extending over large area of territorial or coastal marine ecosystem or combination thereof, ठीक है। हमने देखा ऊपर वाला ये बेसिकली, जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, ये एक स्पेशल एनवायरनमेंट है जहाँ पे जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं और नेचर है, कैसे को एग्जिस्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। काफ़ी मिलजुल के कहीं ना कहीं इसको रन किया जाता है, इसको मैनेज किया जाता है, ठीक है। जो बायोस्फीयर रिजर्व साइट्स हैं इस्टेब्लिश बाय कंट्रीज आर रिकॉग्नाइज अंडर यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। अब कंजर्वेशन रिजर्व क्या है? कंजर्वेशन रिजर्व आर द एरियाज डेजिग्नेटेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ और जो बायोडाइवर्सिटी है आर प्रोटेक्टेड। मतलब वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटीज बोथ आर प्रोटेक्टेड, बट ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक ग्रेजिंग, फायरवुड कलेक्शन आर अलाउड अंडर रेगुलेशन, ठीक है। मतलब वाइल्ड लाइफ और जो बायोडाइवर्सिटी है दोनों प्रोटेक्टेड है, बट
जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जो ग्रेजिंग और जो फायरवुड बेसिकली जो कलेक्ट करते हैं, लकड़ियाँ वगैरह जो कलेक्ट करते हैं, वह भी अलाउड है, बट कुछ रेगुलेशंस है उसमें, ठीक है। मतलब रेगुलेशन के साथ आप ह्यूमन एक्टिविटीज़ कर सकते हो उसमें, कंजर्वेशन रिजर्व्स में, ठीक है। दे आर क्रिएटेड टू बफर क्रिटिकल हैबिटाट्स, प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स, कंजर्व बायोडाइवर्सिटी आउटसाइड हैवीली प्रोटेक्टेड जोन, ठीक है। नेशनल पार्क्स जो होते हैं ना, इसके जो एरियाज को बेसिकली होते हैं, उसे बेसिकली कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किया जाता है। मतलब जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज है, उसके जो नियर बाय एरियाज होते हैं, दूर दूर तक नियर बाय एरियाज होते हैं, उसके अंडर में आता है कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। इसके तहत कहीं ना कहीं जो लोकल कम्युनिटीज होती है ना, वह पार्टिसिपेट करती हैं टू कंजर्व एफर्ट्स वाइल मेंटेनिंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड। जो कंजर्वेशन एफर्ट्स होते हैं ना, उसको मेंटेन करना, साथ ही साथ जो लाइवलीहुड है उसको भी मेंटेन करना, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब ये था। एंड स्टेट गवर्नमेंट मैनेज these areas with involvement from the local stakeholders and conservationist, ठीक है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसे मैनेज किया जाता है, साथ ही साथ जो लोकल स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको भी उसमें इन्वॉल्व किया जाता है कि हम साथ में मिलके इसको कंजर्व करेंगे, ठीक है, इसको प्रिजर्व करेंगे। कम्युनिटी रिजर्व क्या है? एरिया डिजिग्नेशन फॉर कंजर्वेशन दैट इन्वॉल्व डायरेक्ट पार्टिसिपेशन फ्रॉम द लोकल कम्युनिटी इन प्रिजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाइल्ड लाइफ, नेचुरल रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। मतलब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जो वाइल्ड लाइफ्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे उन्हें कंजर्व करने के लिए लोकल जो कम्युनिटीज़ हैं उनका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन को हम बेसिकली कम्युनिटी रिजर्व बोलते हैं, ठीक है। और इसकी बात करें तो यह प्राइवेट और कम्युनिटी ओन्ड लैंड्स पे भी सेटअप किया जा सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखे रहना, ठीक है। प्राइवेट पे भी किया जा सकता है और साथ ही साथ कम्युनिटी ओन्ड जो लैंड्स है, जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी होता है उसको जो लैंड्स को ओन करता है, उस पर भी कम्युनिटी रिजर्व को सेटअप किया जाता है, ठीक है। इसका गोल टू इम्प्रूव बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन सस्टेनेबल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, साथ ही साथ जो सस्टेनेबल रिसोर्सेज हैं उसको मैनेज करना, ठीक है। एक्टिविटीज़ लाइक टूरिज्म, एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल फॉरेस्ट प्रोडक्ट एक्सट्रैक्टेड आर परमिसिबल एज लॉन्ग एज दे अलाइन विद कंजर्वेशन गोल, ठीक है। ये सारी चीज़ें परमिसिबल हैं जब तक यह जो एक्टिविटीज, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, टूरिज्म हो रहा है, एग्रीकल्चर हो रहा है, वह जो कंजर्वेशन गोल है उसको हर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर उसको हर्ट किया तो ये सारी चीज़ों को स्टॉप किया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि मैनेज किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। बट सिग्निफिकेंट इनपुट्स फ्रॉम द लोकल कम्युनिटी एंड एनजीओज, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज तो किया जाता है, बट उसमें जो सिग्निफिकेंट इनपुट्स होता है, जो कहीं ना कहीं हाई एफर्ट्स होता है, वह लोकल कम्युनिटीज़ का होता है और जो एनजीओज है ना उनका होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा कम्युनिटी रिजर्व हो गया, आप इसको याद रखे रहना। अब आता है कोस्टल प्रोटेक्टेड एरियाज। इसका बेसिकली एम क्या है? टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द नेचुरल मरीन इकोसिस्टम्स एंड देयर प्रिस्टाइन कंडीशन, ठीक है। जो नेचुरल मरीन इकोसिस्टम्स है उसको प्रोटेक्ट करना, साथ ही साथ कंजर्व करना, और जिनका जो अभी तक जिसका मरीन इकोसिस्टम का जो स्टेटस है उसको मेंटेन करना, ठीक है। ये मरीन इकोसिस्टम के द्वारा, आईयूसीएन के द्वारा मरीन इकोसिस्टम का बेसिकली डेफिनेशन दिया गया, आप इसको पढ़ सकते हो। अगर हम देखें मरीन जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उसको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। जैसे फर्स्ट हो गया, इसमें क्या होता है, दिस कवर नेशनल पार्क सेंचुरीज एंड हैविंग इंटायर एरिया इन इंटरटाइडल और सबटाइडल और मंग्रूव्स, कोरल रीफ्स, क्रीक्स हो गया, सी ग्रास बेड हो गया, फिर उसके बाद एल्गी बेड हो गया, एस्चुरीज हो गया, लगून्स हो गया, ठीक है। इसमें जो कैटेगरी फर्स्ट होते हैं इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्ट्रिक्शन होता है बेसिकली यहाँ पे, कोई जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ वगैरह होते हैं, फिशिंग वगैरह होता है, ठीक है। फिर इसके बाद कॉस्ट कैटेगरी सेकंड में आता है, इंक्लूड क्या होता है इसमें, आइलैंड्स होते हैं विच है मेजर पार्ट इन मरीन इकोसिस्टम एंड सम पार्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जैसे हो गया अंडमान एंड निकोबार हो गया आपका, ठीक है। फिर उसके बाद कैटेगरी थर्ड ये आता है, क्या होता है, दिस इंक्लूड सैंडी बीचेज, जो बीचेज वगैरह होते हैं बियॉन्ड इंटरटाइडल लाइन्स बट ओकेजनली इंटरेक्टिंग विद सी वाटर। मतलब जो इंटरटाइडल लाइन्स होते हैं ना, इंटरटाइडल लाइन होते हैं उसके बियॉन्ड होते हैं, बट कभी कभी जो सी वाटर होता है उसके कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, ठीक है। इंटरटाइडल लाइन क्या होता है, और भी बहुत सारे ऐसे जो सी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, बेसिकली हम उसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बस आप इतना अभी तक याद रखे रहिए, ठीक है। कैटेगरी एमबीए क्या होता है, दिस इंक्लूड्स एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ द आइलैंड्स, ठीक है। मतलब जो एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं आइलैंड्स के, इसको इसमें इंक्लूड किया जाता है कैटेगरी एमबी में, ठीक है। तो ये हमारा कोस्टल प्रोटेक्टेड एरियाज हो गया, किस लिए लाया गया था, प्रोटेक्ट और कंजर्व करने के लिए जो नेचुरल मरीन इकोसिस्टम्स हैं उसको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज इंडिया में जहाँ जहाँ देख सकते हो,
गल्फ ऑफ कच्छ हो गया, मरीन नेशनल पार्क हो गया, मरीन सेंचुरीज हो गया, ठीक है, थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे सुंदरवन देख सकते हो आप, कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, पुलकट बर्ड सेंचुरी हो गया। तो ये बेसिकली सारे मरीन जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वह हैं, आप इसको यहाँ पे देख सकते हो। वीडियो पॉज करके आगे बढ़ते हैं। अब जो बहुत सारे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लाए गए हैं इंडिया में उसको हम देखें, तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हैं उसको हम इसमें देखेंगे, ठीक है। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, प्रोजेक्ट लायन हो गया, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड हो गया, प्रोजेक्ट चीता हो गया, ठीक है, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल हो गया, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट डॉल्फिन, यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और डॉल्फिन दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो यूपीएससी का प्रीलिम्स है उसके पर्सपेक्टिव से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर, यह क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। हाँ, किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। एडमिनिस्टर किसके द्वारा किया जाता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड टाइगर, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर में, ठीक है। एडमिनिस्टर किया जाता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। इतना आप याद रखे रहना, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द टाइगर पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 20th सेंचुरी वाज एस्टिमेटेड एट 20 से 40,000 इंडिविजुअल, ठीक है। द फर्स्ट कंट्री वाइड टाइगर सेंसस इन 1972 में जो हुआ था, एस्टिमेटेड द पॉपुलेशन टू कंप्राइजिंग ए लिटिल मोर देन 1800 इंडिविजुअल, इंडिकेटिंग सिग्निफिकेंट रिडक्शन, ठीक है। जो 1972 में टाइगर सेंसस हुआ था उसमें जो इनका पॉपुलेशन मेजर किया गया था वह बताया जा रहा था कि लगभग 18 से इंडिविजुअल बस टाइगर्स के बचे हैं, ठीक है, जो कि एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखने को मिला था इनके पॉपुलेशन में उस टाइम पे। अभी तो फिलहाल बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स लाए गए हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखा गया है इनके पॉपुलेशन में, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च इन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड 1973 में, इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो प्रोजेक्ट टाइगर था फर्स्टली कहाँ पे लॉन्च हुआ था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में 1973 में, ठीक है। अब फिर आता है प्रोजेक्ट एलिफेंट, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब, 1992 में इनिशिएट किया गया था, ठीक है। टू सेफगार्ड द इंडियन एलिफेंट पॉपुलेशन एंड देयर हैबिटाट्स, जो इंडियन एलिफेंट्स की पॉपुलेशन है उसको सेफगार्ड करना, मतलब उसको प्रोटेक्ट करना, साथ ही साथ जो उनका हैबिटाट है ना उसको भी प्रोटेक्ट करना। किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है प्रोजेक्ट एलिफेंट को, ठीक है। एम टू इनहेंस एलिफेंट कंजर्वेशन बाय इस्टेब्लिश एलिफेंट रिजर्व्स, मतलब जो एलिफेंट कंजर्वेशन है उसको कहीं ना कहीं इनहेंस करना, उसको बढ़ाना, किससे, स्टैब्लिंग एलिफेंट रिजर्व को इस्टेब्लिश करना, साथ ही साथ एंटी पोचिंग मेजर्स जो है ना, जो बेसिकली इसको इनको पोच करके इनका जो सूढ़ वगैरह होता है, इनका जो दांत होता है ना, ये आउटर दांत, उसको काटते हैं, तो इसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना, उनको पोचिंग जो मेजर्स हैं उसको लेके उनको ख़त्म करना, ठीक है। हैबिटाट मैनेजमेंट, जो उनका हैबिटाट है जहाँ पे वो रहते हैं उसको मैनेज करना, साथ ही साथ कम्युनिटी का इंगेजमेंट को बढ़ाना, ठीक है। कम्युनिटी का जब इंगेजमेंट बढ़ेगा तो उनकी प्रोटेक्शन काफ़ी सिग्निफिकेंट लेवल तक इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका एम है। अगर देखें तो प्रोजेक्ट एलिफेंट सीक्स टू एड्रेस चैलेंजेस सच एज ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो है ना काफ़ी एक तरह से मेजर इशू है, जो कि एलिफेंट्स डाई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इसे कहीं ना कहीं एड्रेस करना, साथ ही साथ हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म सर्वाइवल फॉर आइकॉनिक स्पीसीज, ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया। अब हम प्रोजेक्ट लाइन पे आते हैं। इसका एम क्या था, डेवलप हैबिटाट्स एंड यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इन लायन मैनेजमेंट, हैबिटाट को मैनेज करना, ठीक है, मतलब हैबिटाट को डेवलप करना, साथ ही साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज करके लायन के मैनेजमेंट को इंश्योर करना, ठीक है। किस पे फोकस था, एड्रेसिंग डिजीज एंड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। जो डिजीज बेसिकली लायंस वगैरह को होता है उसको प्रोटेक्ट और उसको एड्रेस करना, साथ ही साथ जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको खत्म करना, उसको एड्रेस करना, ठीक है। क्या किया जाएगा, इंगेज लोकल कम्युनिटीज, लोकल कम्युनिटी को कहीं ना कहीं इंगेज किया जाएगा इसमें, प्रोवाइड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। इट यूटिलाइज एडवांस रिसर्च एंड वेटरनरी केयर फॉर होलिस्टिक स्पीसीज कंजर्वेशन, ठीक है। एडवांस रिसर्च को कहीं ना कहीं लाया जाएगा सो दैट जो डिजीज हैं, ह्यूमन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको एड्रेस किया जा सके, साथ ही साथ जो वेटरनरी केयर्स होते हैं ना उसको भी कहीं ना कहीं लाया जाए, सो दैट इसका जो जो यह लाइन है, जो लायंस हैं बेसिकली उनके जो स्पीसीज हैं उसको सिग्निफिकेंट लेवल तक कंजर्व किया जा सके, ठीक है।
अब हमारा आता है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। बेसिकली लाया गया था टू कंजर्व स्नो लेपर्ड्स, जो कि एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है जो कि हाई एल्टीट्यूड रीजन ऑफ हिमालय एंड सेंट्रल एशिया में पाया जाता है। बेसिकली लद्दाख उद्दाख के रीजन में इसको ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो उनको कंजर्व करने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए स्नो लेपर्ड जो प्रोजेक्ट था उसे लाया गया था, ठीक है। इसे लॉन्च टू एड्रेस सीवियर थ्रेट फेसिंग दिस एक्सक्लूसिव बिग कैट, ठीक है। मतलब जो थ्रेट फेस कर रहे हैं स्नो लेपर्ड्स, उनको कहीं ना कहीं एड्रेस करना, साथ ही साथ फोकस करना हैबिटाट प्रिजर्वेशन, रिड्यूसिंग ह्यूमन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड कम्बैटिंग पोचिंग। पोचिंग को कम्बैट करना, साथ ही साथ जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है उसको एड्रेस करना, और साथ ही साथ जो हैबिटाट प्रिजर्वेशन है उस पे फोकस करना, ठीक है। बाय प्रमोटिंग सस्टेनेबल लैंड यूज एंड इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटी इन कंजर्वेशन एफर्ट, प्रोजेक्ट सीक्स टू इंश्योर द स्नो लेपर्ड हैबिटाट वाइल इनहेंसिंग द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स प्रे स्पीसीज, ठीक है। मतलब इसको बेसिकली प्रोटेक्ट करना स्नो लेपर्ड्स को, इसके साथ साथ जो इसका प्रे स्पीसीज है बेसिकली जिसे ये खाता होता है, उससे भी साथ में प्रोटेक्ट करना, सो दैट इनका प्रोटेक्शन हो पाए होलिस्टिक वे में, ठीक है। अब हमारा आता है प्रोजेक्ट चीता। एक इनिशिएटिव है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू री इंट्रोड्यूस चीता इनटू द वाइल्ड आफ्टर दे वर डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन 1952। इंडिया में जो चीता की पॉपुलेशन है वह विलुप्त हो गए थे 1952 में, ठीक है। कुछ जगह आपको देखने को मिलेगा 1951 में, तो इससे ज़्यादा वो नहीं है, बट हाँ ये जानना कि 1951-52 में विलुप्त हो गया था जो चीता के पॉपुलेशन, ठीक है। फिर इसको री इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रोजेक्ट चीता को लाया गया, ठीक है। प्रोजेक्ट चीता इन्वॉल्व्स इंपोर्टिंग चीता फ्रॉम अफ्रीका, मतलब चीता को अफ्रीका से इंपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ उनको एक सूटेबल हैबिटाट को कहीं ना कहीं इंडिया में प्रोवाइड किया जाएगा, स्पेशली जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स हैं वहाँ पे, ठीक है। मतलब वहाँ से इंपोर्ट किया जाएगा इंडिया में उनको एक फेवरेबल इन्वायरमेंट उनके लिए प्रोवाइड कराया जाएगा, सो दैट उनका प्रोटेक्शन हो सके। गोल क्या है? गोल इज टू रिस्टोर इकोलॉजिकल बैलेंस, प्रमोट बायोडाइवर्सिटी एंड इनहेंस वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, ठीक है। इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना, बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करना, साथ ही साथ जो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है उसको इनहेंस करना, ठीक है। अब आता है हमारा प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट वाज स्टैब्लिश इन वेरियस स्टेट इन 1975। मतलब जो प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल है ना, बेसिकली उसको इस्टेब्लिश किया गया है वेरियस स्टेट्स में 1975 में, ठीक है। देखिए तो घड़ियाल और जो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोग्राम उसको लॉन्च किया गया था इन उड़ीसा अर्ली 1975, फॉलोड बाय मगर कंजर्वेशन प्रोग्राम, ठीक है। घड़ियाल एंड साल्ट वाटर जो बेसिकली क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोग्राम है उसे लॉन्च किया गया था कब? उड़ीसा में अर्ली 1975 में। और उसके साथ साथ जो मगर कंजर्वेशन प्रोग्राम है उसे भी लाया गया था, सो दैट जो घड़ियाल की क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन है उसको कंजर्व किया जा सके, ठीक। इसका रिजल्ट क्या हुआ? एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम, द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ साल्ट वाटर क्रोकोडाइल इन इंडिया इंक्रीज फ्रॉम 96 इन 1976 टू 1640 इन 2012 में, ठीक है। 1900 बेसिकली 96 था 1976 में। अभी 1900 अगर 2012 में देखें इनकी पॉपुलेशन बढ़कर 1640 हो गई थी। इस जो प्रोजेक्ट है इसकी फंडिंग किसके द्वारा किया जा रहा है? यूएनडीपी, एफएओ, वाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो अब हमारा आता है प्रोजेक्ट ग्रेट इंडिया बस्टर्ड। कब लॉन्च किया गया था? 2013 में, टू कंजर्व क्रिटिकली इंडेंजर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। जो क्रिटिकली इंडेंजर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि बेसिकली हमें कहाँ मिलता है? डेजर्ट, उसमें जो थार डेजर्ट है ना वहाँ पे मिलता है। तो ये काफ़ी क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गए हैं बेसिकली, तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लॉन्च किया गया था 2013 में। अगर हम जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसे जाने तो उसे गोदवान नाम से भी जानते हैं, जो कि एक स्टेट बर्ड है राजस्थान का स्टेट बर्ड है, ठीक है। इसे लिस्ट किया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, बट इसके बावजूद भी जो स्पीसीज है वो पुअरली प्रोटेक्टेड है। मतलब पुअरली कहीं ना कहीं उन्हें उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है उसके प्रोटेक्शन में, ठीक है। और जो एक की थ्रेट जो बेसिकली फेस कर रहा है वो है हैबिटाट लॉस ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ ग्रासलैंड, एंथ्रोपोजेनिक डिस्टर्बेंस एंड पोचिंग, ठीक है। इसके साथ जो जो बेसिकली सोलर पैनल्स वगैरह को सेटअप किया जा रहा है राजस्थान में, वो अभी काफ़ी ज़्यादा एक हाई रोल प्ले कर रहा है इनके जो पॉपुलेशन है उसको डिग्रेड करने में, ठीक है। इसका जो प्रोजेक्ट है वो फोकस करता है ऑन हैबिटाट प्रोटेक्शन। जो हैबिटाट है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा थ्रू मेजर सच एज इंटेंसिव पेट्रोलिंग। काफ़ी ज़्यादा पेट्रोलिंग की जाएगी। इंटेलिजेंस नेटवर्क को सेटअप किया जाएगा। साथ ही साथ जो चेक पोस्ट्स होते हैं ना
उनको उसको बनाया जाएगा वहाँ पे, सो दैट इनके पॉपुलेशन को कंजर्व किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। अब हमारा आता है वन इंडियन वन हॉर्न राइनो विजन इनिशिएटिव। इसको लॉन्च किया गया था 2005 में बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ असम। जो असम का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके द्वारा इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था विद द पार्टनरशिप ऑफ WWF इंडिया एंड इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन एंड जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो, ठीक है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ असम के द्वारा इसको बेसिकली लॉन्च किया गया था 2005 में, ठीक है, WWF के पार्टनरशिप में। और उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन है वो अभी इसमें पार्टनरशिप है, और अदर जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है। एम क्या है, इंक्रीज राइनो पॉपुलेशन इन असम टू 3000 बाय इस्टेब्लिशिंग पॉपुलेशन इन न्यू एरियाज, ठीक है। मतलब जो राइनो का पॉपुलेशन है बेसिकली, इनका जो पॉपुलेशन है उनको 3000 तक इंक्रीज करना, इनको अदर जगह पे भी इस्टेब्लिश करके, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब यही था, राइनो जो इसका एम था, ठीक है। राइनो आर करेंटली फाउंड इन 4 प्रोटेक्टेड एरिया। अभी जो प्रोटेक्टेड एरियाज बेसिकली असम एरियाज में है, फिर नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में है, वहाँ पे लगभग 4 जगहों पे पाया जाता है। जैसे पवितोरा वाइल्ड लाइफ रिजर्व हो गया, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क हो गया, काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, मानस नेशनल पार्क हो गया। यहाँ पे हमें जो वन हॉर्न राइनो को हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब आता है प्रोजेक्ट डॉल्फिन। अगर डॉल्फिन की बात करें तो इसे नेशनल एक्वेटिक स्पीसीज डिक्लेयर कर दिया गया था कब, 2010 में। गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन्स जो है उससे नेशनल एक्वेटिक स्पीसीज डिक्लेयर किया गया था 2010 में, ठीक है। अगर देखें तो इनका पॉपुलेशन हमें कहाँ मिलता है, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्रा रिवर हो गया, ठीक है। साथ ही साथ उनकी जो ट्रिब्यूटरीज है क्रॉस इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल। अभी पॉपुलेशन जो इंडिया में है वो 3700 है, ठीक है। ये क्लासिफाइड है जो इंडेंजर्ड इन IUCN रेड लिस्ट, ठीक है। इंडेंजर्ड है मतलब जो इनका क्लासिफिकेशन है IUCN रेड लिस्ट में, उसमें इंडेंजर्ड इसमें बताया गया है, ठीक है। और जो उनका एग्जिस्टेंस है ना वह किससे थ्रेटेंड है, इंटेंगलमेंट इन नेट्स, जो नेट्स वगैरह फिशिंग वगैरह के लिए यूज होता है, ठीक है। फिर उसके साथ साथ इंक्रीज वाटर सैलिनिटी, जो सैलिनिटी जैसे जो रिवर का फ्लो है वो काफ़ी कम हो जा रहा है, और जो कोस्टल एरियाज में कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल राइज हो रहा है, उनकी जो सैलिनिटी उसकी वजह से इंक्रीज हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी उनका जो पॉपुलेशन है उसमें डिक्रीज देखा गया है, ठीक है। और जो बोट ट्रैफिक्स होते हैं वो अभी एक वाइटल रोल प्ले करता है बेसिकली इनके डिग्रेडेशन में, ठीक है। उसके बाद जो बैरेज वगैरह बनाए जाते हैं ना, रिवर्स पे बैरेज वगैरह बनाए जाते हैं, वो अभी कहीं ना कहीं उनके मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब अनाउंस किया गया था, 2020 में। किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। इसका एम है टू कंजर्व दीज डॉल्फिन्स एंड देयर एक्वेटिक हैबिटाट्स। मतलब इन डॉल्फिन्स को प्रोटेक्ट करना, साथ ही साथ जो उनका एक्वेटिक हैबिटाट्स है ना उनको भी प्रोटेक्ट करना थ्रू मॉडर्न एंटी पोचिंग टेक्नोलॉजीज। जो एंटी पोचिंग टेक्नोलॉजीज है मॉडर्न, उसको कहीं ना कहीं इसमें यूज में लाना, साथ ही साथ इंप्रूव करना फिशिंग इंगेजमेंट्स, जो फिशरमैन इंगेजमेंट्स है ना उनसे बातचीत करना, सो दैट जहाँ पे भी इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज देखी गई है वहाँ पे ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ ना हो, जिसकी वजह से इसमें डिग्रेड देखा गया है, ठीक है। प्रोजेक्ट इसके साथ साथ प्रोजेक्ट फोकस करता है पॉल्यूशन मिटिगेशन। जो पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है रिवर्स में, उससे मिटिगेट करना, साथ ही साथ जो सस्टेनेबल फिशरीज हैं उसको सपोर्ट करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई बेसिकली बायोडाइवर्सिटी का, ये हमारा लास्ट पॉइंट था। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।